मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोफेसर अंकित चैनल पर। आप सब कैसे? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हम लोग का लेक्चर उपसर्ग का है। उपसर्ग का सेकंड पार्ट है। अब आइए गाइस, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सूचनाएं देना चाहती हूँ। जो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसके पहले की जितनी भी वीडियो आप सब देख लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है गाइज। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरी क्लासेज होंगी वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। और मैं आप लोगों के लिए संडे स्पेशल लेके आ रही हूँ। मेरा मेन फोकस रहेगा आर ओ ए आर ओ, और जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं जितनी भी क्लासेस मैंने कराई वो सबका मैं रिवीजन कराऊंगी। और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जिससे आपका आर ओ ए आर ओ अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आर ओ ए आर ओ में 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और आप अच्छे तरीके से दे पाएँ और अच्छे तरीके से अपना क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है गाइज। अब हम लोग चलते हैं, आइए उपसर्ग की दुनिया में चलते हैं। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में उपसर्ग पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि उपसर्ग है क्या, कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। आइए गाइज, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ। देखिए, उपसर्ग मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था। उपसर्ग क्या है, आप लोग बता सकते हैं हमें उपसर्ग क्या है? आइए मैं रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को। उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। उप का मतलब समीप होता है, या आप कह सकते हो पास होता है। क्या होता है? पास भी आप कह सकते हो। सर का मतलब सृजन होता है। क्या होता है? सृजन होता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द, देखिए जो मेन फोकस, देखिए शब्द के निकट आकर जो नए शब्द बनते हैं, जो कौन शब्द बनते हैं? नए शब्द बनते हैं। ठीक है। नए शब्द का सृजन होता है। नए शब्द का क्या होता है? सृजन होता है। सृजन करने वाले सृजन करने वाले शब्दांश, क्या है? शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। ये तो आपका हो गया उपसर्ग की एक प्रकार से डिफिनीशन हो गई। अब देखिए, जो यहाँ पास गौर करने वाली बात है, यहाँ पास आप देखिए शब्द, ये आपका मूल शब्द है। यहाँ पास आप मूल शब्द लिख लीजिए, नोट डाउन भी करते चलिएगा आप लोग प्लीज, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है जी। अब मूल शब्द के जो आगे आता है वो शब्दांश होता है। मूल शब्द के जो आगे होता है वो क्या होता है? शब्दांश होता है। अब जो ये दोनों से मिलकर जो हमारा नया शब्द बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये आपका शब्दांश हो गया, ये आपका शब्दांश हो गया। फिर ये मूल शब्द हो गए। अब देखिए, मूल शब्द क्या है? भ्रमण हो गया आपका, भ्रमण। शब्दांश क्या हो गया? परी। शब्दांश क्या हो गया? परी। अब देखिए, भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना होता है। अब परी का मतलब होता है चारों ओर। इसका जो भावार्थ होता है क्या होता है? चारों ओर। अब इससे दोनों से मिलके जो शब्द बनेंगे परिभ्रमण, क्या बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों? परिभ्रमण। इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं उपसर्ग कितने होते हैं या उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं बता सकती देखिए, अब ये जो संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 होते हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ा के आ रही हूँ, ये मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको रिवीजन करा दूँ फटाफट। अति होता है। अति के बाद फिर आपका ये होता है अनु होता है। अनु के बाद अप होता है। अप के बाद अभी होता है। आप सब नोट डाउन करते चले गए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर आपका अब अ आता है। इसके बाद आपका आ आता है। फिर उत आता है। फिर उप आता है। फिर आपका दूर आता है। दूर। दूर के बाद दुस आता है। दुस के बाद, एक मिनट गाइज, हाँ, दुस के बाद फिर क्या आता है आपका? दू आता है। दू आता है। नी आता है। निर आता है। निर के बाद आपका निस आता है। निस के बाद में परा आता है आपका। प्रा आता है। प्रति आता है।
इसकी प्रति आता है। इसके बाद और जो आपके 22 जो भी संकृत के उपसर्ग हैं, एक वी आता है आपका और सम आता है। क्या आता है? सम। ये आपका एक सु हो गया है। अब इसके जितने भी मैंने भावार्थ बताए हैं ये सब पिछली क्लासेज में मैं समझा कर आ रही हूँ। प्लीज़ गाइज जो नए विद्यार्थी हैं प्लीज़ आप उसे पिछली कक्षा का जो भी पिछली क्लासेस का उपसर्ग का चैप्टर था आप उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूँ, हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 13 होते हैं। इसके बाद देखिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो मैं आप ये आ होता है, ये आपका आ हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये अन में और अन में। अब देखिए यहाँ पास आप लोग बोलोगी कि मैम यहाँ पास अन है, यहाँ पास अन है, तो मैं आपको डिफाइन करते चल रही हूँ। अन, देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर यहाँ पास हलंत लगा है या नहीं भी लगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ये मतलब हमारे हिंदी के अंदर ही आते हैं, हलंत लगा हो या ना लगा हो। ठीक है गाइज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर अध होता है, ये अध होता है, उन होता है, अ होता है, कु होता है, शा होता है, का होता है, शु होता है, नी होता है, दूर होता है, बिन होता है और भर होता है। ठीक है क्या? अब ये सब आप नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। तो आप बताओगे 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके भावार्थ भी पूछ लिया जाता है कि आ का भावार्थ क्या होगा। ये सब हम नीचे आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं आ। ये अगर उपसर्ग की बात करें, आ उपसर्ग का कौन सा भावार्थ होता है? तो निषेध होता है, जिसका नहीं से होता है अभाव होता है। अब इससे जो निर्मित शब्द हैं, निर्मित शब्द जैसे आ धन लग, आ धन लग, तो इसका जो निर्मित शब्द है, इसका जो नया शब्द बन गया अलग। इसी तरह मैं बात करूं आ धन ज्ञान, आ धन ज्ञान, तो इससे जो नया शब्द बना हुआ है अज्ञान, क्या होगा? अज्ञान। इसी तरह हम लोग आते हैं उपसर्ग अन में आते हैं, अन और अन। ये देखिए फिर मैं यहाँ पर बता दूँ, इसके नीचे हलंत लगा हो या ना लगा हो इससे कोई मैटर नहीं करता है, ये हमारे हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो अन का जो भावार्थ होगा अभाव से होगा, निषेध से होगा। यहाँ पर गाइस कामा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके जो निर्मित शब्द हैं, अन हो गया, धन जान हो गया, तो अनजान क्या हो गया? अनजान, जिसे हमें कुछ ही पता ही ना हो, अनजान बन जाए किसी चीज़ के लिए। अन धन पढ़, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं उपसर्ग अध में आते हैं। किस में आते हैं? उपसर्ग। ये किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है गाइज। अब आते हैं अध की बात करते हैं। अध का जो भावार्थ होता है आधे के अर्थ में होता है। किसके होता है? आधे के अर्थ में होता है। जैसे अध धन जला, अध जला, अध धन मरा, अध धन मरा, अध मरा। इसी तरह हम बात करते हैं उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग 4 नंबर में आते हैं हम लोग। उन भावार्थ का जो उनका भावार्थ होता है एक कम, तो उन धन सट, तो इसका जो नया शब्द बनाया उन सट। प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम लोग आते हैं औ। औ का उपसर्ग क्या होता है? हीन होता है, निषेध होता है। क्या होता है? हीन होता है और निषेध होता है। इनसे जो निर्मित शब्द बनते हैं औ धन गुण, तो क्या हो गया? औ गुण। औ धन सर, औ सर। इसके बाद फिर हम आते हैं उपसर्ग कु में आते हैं। उपसर्ग कु का भावार्थ क्या होता है बताइए आप लोग? बुराई होता है, हीनता से होता है और नीच से होता है। इसके जो निर्मित शब्द होते हैं कु धन ढंग, तो इसका जो निर्मित शब्द हुआ है कु ढंग, कु धन घड़ी, कु घड़ी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। जो मैं संडे को सेशन लेके आऊँगी ये सब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, आप अच्छे तरीके से इसे करिएगा। उपसर्ग और सा का उपसर्ग क्या होता है? सा होता है। अब सा का भावार्थ क्या होता है? श्रेष्ठता से होता है, अच्छे से होता है। तो इससे जो निर्मित शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? सा धन रस, सारस, सा धन गोत्र, सा गोत्र। ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं अपने उपसर्ग
का में आते हैं। उपसर्ग का, अब का भावार्थ क्या होता है? बुराई से होता है, हीनता से होता है, नीच से होता है। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं का धन पूत, का पूत, का धन पूत, का पूत। अब उपसर्ग हम लोग आते हैं, उपसर्ग सु में आते हैं। सु का भावार्थ क्या होता है? श्रेष्ठता से होता है और अच्छा से होता है। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं सुधन लब, सुलभ, सुधन लब। ये किस अब बताइए, जो भी हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं नी का देखिए उपसर्ग कौन सा होता है? नी का भावार्थ क्या होता है? निषेध होता है, अभाव होता है। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं नि धन डर, नी डर, नी डर, जो व्यक्ति डरता ही ना हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं नी धन धड़क, नी धड़क, नी धन धड़क, नी धड़क। इसी तरह उपसर्ग हम लोग आते हैं दो में आते हैं। दो का भावार्थ क्या होता है? दो होता है, बुरा होता है, हीन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका निर्मित शब्द है, अगर मैं बात करूं, अब देखिए ये जो दो का भावार्थ क्या होता है? दो होता है, ठीक है, बुरा होता है, हीन होता है। इससे जो निर्मित शब्द है दु धन काल, दु काल, दु धन बाला, दु दुबला, दुबला। इसी तरह मैं बात करूं एक चीज दुकान। अब आपके मन में आता होगा कि मैम दुकान भी उपसर्ग हो सकते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो यहाँ पास अगर ऐसे करके दे दे दुकाल, दुबला, दुबला, दुकान, इसमें दे दें या तो ये सभी दे दें, तो आपको तो लगेगा ये तो मैम तो मुझे बताई थी कि दू इसमें लगा है, दू इसमें लगा है, दू इसमें लगा है। तो देखिए उपसर्ग में जिसके भावार्थ निकलते हैं, जिसके अर्थ निकलते हैं, वही उपसर्ग होते हैं। जैसे यहाँ पास अगर मैं बात करूँ दुकान की, यहाँ पास मैं बात करूँ दू धन कान, दुकान, इसका मूल शब्द क्या है? कान है। जब ये उपसर्ग में आता है दो कान, तो ये इसका तो कोई अर्थ है नहीं है। देखिए दुकान का जो मेन अर्थ होता है दुकान, जहाँ पास आजीविका कमाई जाती है, ये इसका भावार्थ होता है, ये इसका अर्थ होता है। इसलिए दुकान उपसर्ग नहीं है। दुकान उसे कहते हैं जहाँ आजीविका कमाई जाती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पास दुकान उपसर्ग नहीं है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर ध्यान में रखकर चलिएगा। दुकान उपसर्ग नहीं है। दुकान का जो अर्थ होता है जहाँ आजीविका कमाई जाती है, उसे कहते हैं। ठीक है, दुकान उसे कहते हैं। अब मैं बता दूं बिन का जो भावार्थ होगा, बिन का जो भावार्थ होगा निषेध से होगा, अभाव से होगा। तो इससे जो निर्मित शब्द है बिन धन बोया, बिन धन बोया, बिन बोया, बिन धन कम, बिन कम। और इसका जो तीसरा जो 13वां है हम लोग का भर। अगर मैं भर की बात करती हूँ, इसका भावार्थ क्या होगा? पूरा और ठीक। प्लीज़ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कोई भी उपसर्ग का भावार्थ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इसका भावार्थ भी पूछ लिया जाता है। भर का भावार्थ क्या होगा? पूरा या ठीक होता है। और भी इसके भावार्थ हो सकते हैं, सिर्फ मैंने इतने ही नोट डाउन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्मित, अब देखिए निर्मित जो होगा, अब इससे जो भर धन पेट, भर पेट, ये आपका समास भी है। ये आपका क्या है? समास। ठीक है, भर धन दिन, भर दिन। ठीक है गाइज, ये हमारा हो गया हिंदी के उपसर्ग हो गए। ये हमारे क्या हो गए? हिंदी के उपसर्ग हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा हिंदी के उपसर्ग में, ये तो मैं आपको डिफाइन कर दी। अब देखिए जो हिंदी के उपसर्ग की मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ, आपके बारे में और थोड़ा डिटेल से बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें हो सकता है कि 60%, जो भी 60% है, इसमें 60% ये कोई भी उपसर्ग संस्कृत भाषा के 60% जो शब्द हैं वे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। मतलब जो 60% है उपसर्ग हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कुछ जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों कर देते हैं। जो भी अगर मैं बात करूँ संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग क्या होते हैं कि हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कर देते हैं। वहाँ तो हम करते ही करते हैं, कभी कभी हम हिंदी में भी बना देते हैं। ये हमारे हिंदी भाषा के क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। अब हम लोग अपने आते हैं उर्दू भाषा में आते हैं। हम लोग गाइस किस में आते हैं? अब देखिए उर्दू भाषा का जो हम लोग का उपसर्ग है, अब हम लोग उसमें आते हैं। ठीक है गाइज, प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे
जिससे आपको जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से आप लोगों को मिल सके। अब हम लोग आते हैं उर्दू के उपसर्ग में आते हैं। अब देखिए उर्दू भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं? 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। उर्दू भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं? फिर मैं बता दूं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग 22 होते हैं, जो भी 22 होते हैं। हिंदी भाषा के अभी भी मैं बता कर आ रही हूँ, हिंदी भाषा के 12 होते हैं। ठीक है, 13 होते हैं, सॉरी 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, उर्दू भाषा के 19 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। कम होता है, खुश होता है, गैर होता है, दर होता है, ना होता है, बा होता है, बा होता है, बर होता है, बद होता है, बे होता है, ला होता है, शर होता है, हर होता है, हम होता है। और अब देखिए यहाँ पास एक मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। हमारी जो बुके में है, आप मैक्सिमम गौर करोगे, सिर्फ हम ही तक दिया हुआ है। सिर्फ कहाँ तक दिया हुआ है? जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ हम तक उपसर्ग पूछे जाते हैं। और जो ये एल है, एन है, फी है, तो मैं इसको नोट डाउन कर दी हूँ कि आप लोगों को दिमाग में होगा कि मैम तो 19 बताई हैं, ये तो सिर्फ इतनी ही है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अल एन, सिर्फ आप इसे जाने, ये बिल हो गया और बिना, ये जितने उपसर्ग हैं ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने इसे नोट डाउन कर दिया, आप लोगों को बता दिया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उर्दू बोली जाती है वहीं पास वो लोग यूज करते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी एग्जाम में इतना यूज नहीं है। कभी कभार पूछ लिया गया वो भली बोला, इसीलिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दी हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए उपसर्ग, हम लोग उर्दू के उपसर्ग में आते हैं कि कम। कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है, इसका जो भावार्थ होता है हीन होता है और थोड़ा होता है। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं, कम धन ख्याल, तो क्या हो गया? कम ख्याल। ठीक है, कम धन उम्र, कम उम्र, कम उम्र। अब दूसरे उपसर्ग में आते हैं उर्दू के, खुश। खुश का भावार्थ क्या होता है? अच्छा होता है, शुभ होता है और प्रसन्न होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं खुश, देखिए इसीलिए लोग कहते हैं कि खुश धन मिजाज, खुश मिजाज लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज है, मतलब ठीक है। तो इसी तरह खुश धन खबरी, खुश खबरी, जो एक अच्छी खुशखबरी मिल जाती है ना, तो उसी को कहते हैं खुश धन खबरी, खुश खबरी। अब हम लोग आते हैं कि उपसर्ग गैर। अब देखिए यहाँ पर जो गैर का भावार्थ क्या होता है? निषेध से होता है, दूसरा से होता है, पराया से होता है। तो अब यहाँ पर जो निर्मित शब्द हैं, गैर धन वाजिब, गैर वाजिब, गैर धन मुल्क, गैर मुल्क, जो हमारे देश में ना हो वो दूसरे देश के लोग हों, उसे हम क्या कहते हैं? गैर मुल्क। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उपसर्ग दर में आते हैं। अब इसका भावार्थ क्या होगा? में से होता है, दर मियान, जिसको हम, इसका जो निर्मित शब्द है दर मियान। इसी तरह उपसर्ग ना की मैं बात करती हूँ, इसका भावार्थ क्या होगा? अभाव से होगा, निषेध से होगा। फिर मैं प्लीज़ अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे नोट डाउन करते चलिएगा, इसका भावार्थ जरूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में भावार्थ भी पूछ लिया जाता है उपसर्ग के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए ना का भावार्थ तो अभाव और निषेध से हो गया। इसके जो निर्मित शब्द है, ना धन राज, ना राज, जैसे आप किसी से बहुत ही गुस्से में आ जाओ, नाराज हो जाओ। ठीक है, अब देखिए ना धन लायक, ना लायक, जिसका बेटा महानालायक हो। ठीक है, नालायक, उससे हम क्या कहते हैं? नालायक। इसी तरह मैं बात करूँ उपसर्ग बाकी, बा का भावार्थ क्या होता है? अनुसार से होता है, के से होता है, साथ से होता है। इसकी जो निर्मित शब्द है, बा धन दौलत, बा दौलत। अब सातवें उपसर्ग में आते हैं, बा का शब्दार्थ क्या होता है? साथ में होता है, बा धन कायदा, बा कायदा। उपसर्ग बर की मैं बात करूँ, बर का भावार्थ क्या होता है? ऊपर, ऊपर से होता है, पर से होता है, बाहर से होता है। इससे जो निर्मित शब्द है बर, इससे जो निर्मित शब्द है बर धन खास्त, बर खास्त, बर खास्त। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं उपसर्ग 9 में आते हैं। बद का भावार्थ क्या होता है? बुरा से होता है। इससे जो निर्मित शब्द है बद धन मास, बद मास, जैसे बच्चा बहुत ही बदमाश हो, आपको बहुत परेशान करे, उसको बोलते हो ना आप लोग प्यार से, बहुत बदमाश बच्चा है। ठीक है, वही वाला उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं बे की बात करते हैं। बे का अर्थ, भावार्थ क्या होता है? बिना से होता है, रहित से होता है। इससे जो निर्मित शब्द है बेधन इज्जत, बे इज्जत, बे इज्जत। इसी तरह बात करते हैं हम लोग उपसर्ग ला की, मैं बात करूँ, इसके जो भावार्थ होते हैं बिना से होते हैं। किससे होते हैं? बिना से होते हैं। अब इससे जो निर्मित शब्द है ला धन इलाज, ला इलाज। उपसर्ग सर की बात करते हैं, इसका जो भावार्थ है मुख्य से होता है, श्रेष्ठ से होता है। इसके जो निर्मित शब्द है सर धन कार, सर
कार, इसके जो उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग 13वें में आते हैं हर। हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। इसका जो भावार्थ होता है, हर का जो भावार्थ होता है प्रत्येक से होता है। अब अगर मैं इससे जो निर्मित शब्द है हर धन दिल, हर दिल, हर दिल मतलब प्रत्येक के पास दिल है, ठीक है, आपके पास भी दिल होगा, तो इसीलिए मैं मतलब कह रही हूँ दिल से पढ़ना अच्छी तरीके से, क्योंकि इस बार आर ओ क्वालिफाई करना, जो भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले उसमें सीसैट में पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिल से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पास हर धन रोज। हर रोज, हर रोज आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, नियमित रूप से, नागा वागा नहीं करना है, और अच्छे से क्लास भी देखनी है, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं उपसर्ग हम में आते हैं। हम का भावार्थ क्या होता है? बराबर से होता है, समान से होता है। इसके जो निर्मित शब्द होते हैं हम धन वतन, हम वतन, हम धन सफ़र, हम सफ़र, हम सफ़र। अपने मतलब कापी किताब को मान लीजिए, देखिए आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं अपने 15वें उपसर्ग में आते हैं अल। अल का भावार्थ क्या होता है? भावार्थ निश्चित से होता है। किससे होता है? निश्चित। इसका जो भावार्थ होगा वो निश्चित से होगा। इसके जो निर्मित शब्द हैं अल धन बत्ता, इससे जो निर्मित शब्द हैं अल बत्ता, अल बत्ता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, ये हमारे शब्दांश हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। ये हमारा मूल शब्द है, ये क्या है? हमारा मूल शब्द है। इससे जो नया शब्द बना हुआ है वो क्या है? एक वक्त, एक वक्त, ठीक है। अब देखिए 17वें में हम लोग आते हैं उपसर्ग, उपसर्ग बिल। अब ये जो आपका बिल है, बिल का भावार्थ क्या होता है? साथ होता है। इससे जो निर्मित शब्द होते हैं बिल धन कुल, बिल कुल, बिल कुल, ठीक है गाइज। अब हम लोग यहाँ पास आते हैं, ये आपका मुझे लगता है ये नंबर टाइप नहीं हुआ है, ये आपका 18 नंबर है, ये आपका 19 नंबर है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। अब इसका उपसर्ग फी का क्या होता है? में से होता है, पर से होता है, ठीक है गाइज। इसके जो भावार्थ जिससे निर्मित शब्द बनते हैं फी धन आदमी, फी आदमी। अब उपसर्ग अगर मैं बिला में आती हूँ, बिला का भावार्थ क्या होता है? बिना से होता है। और बिला धन कसूर, इसके जो निर्मित शब्द बनते हैं बिला कसूर, बिला कसूर। ये आपके उर्दू के उपसर्ग हो गए। प्लीज़ गाइस मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपको दिक्कत ना हो। जब संडे वाले दिन में आऊँगी, रिवीजन टेस्ट लेके आऊँगी, मैंने जितना अभी तक पढ़ाया मैं पूरे का रिवीजन कराऊंगी, जिससे भी आप लोगों के डाउट क्लियर होते चले। और जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको अगर कोई चिप नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा वो सेशन लेके आऊँगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए थोड़ा से मैं बात करूं, ये जो हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आप ये समझ लीजिए यूपी पीसीएस, अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं और आरओ एआरओ की मैं बात करूं, इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत पूछे जाते हैं। ये जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं जैसे सब, डिप्टी, जनरल, वाइस, चीफ, हेड, ये जितने इससे बने हुए उपसर्ग हैं प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आप ये समझिए ये यूपी पीसीएस के मेंस में भी पूछे जाते हैं और आरओ के मेंस में पूछे जाते हैं। तो बस मैं यही चीज़ कहूँगी, आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दूसरा सेशन लेके आऊँगी, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।